जेपीएससी जेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर क्लास जो कि मॉर्निंग में मैं आपके साथ में 7:45 में कंडक्ट करता हूं, वो डेफिनेटली आपको चेकआउट करना है, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। ना केवल मैं आपके साथ में पेपर 2 डिस्कस कर रहा हूं, बल्कि पेपर 1 की भी क्लासेस हो रही है जो कि अल्टरनेट डेज में हो रही है। 3 दिन मैं आपके साथ में कॉमर्स डिस्कस करता हूँ, 3 दिन आपके साथ में पेपर 1 डिस्कस करता हूँ। ये पूरी की पूरी जो स्पेशल सीरीज हमने आपके लिए मॉर्निंग में स्टार्ट की है, डेफिनेटली आपको फिल आउट करनी है, प्रॉपरली देखनी है, बिना भी मिस्टेक किए हुए एक भी क्लास। बात करूं कॉमर्स की तो भैया कॉमर्स में ये हमारी 25वीं क्लास होने वाली है, एक दो नहीं 25वीं सेशन होने वाली है। ऑलरेडी 24 हमने ले ली है, नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट लेना। और आज की सेशन होने वाली है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, राइट। बिजनेस मैनेजमेंट की बात करूं तो सिंपल सा है कि भैया किसी भी बिजनेस को संभालने के लिए जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, फंक्शंस हैं, जितने भी एचआरएम है, वो सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बार बार हमेशा रिपीट करते आ रहा हूं कि किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो भैया प्रैक्टिसेस करना जरूरी है। और जेट की, स्पेशली जेट की जो लेटेस्ट पैटर्न पर हम लोगों ने बुक आप लोगों के लिए रिलीज की है, अगर ये नहीं अभी तक बाई किया है, नहीं मंगवाया, तो डेफिनेटली जाके मंगवा लो। करना कुछ नहीं है, सिंपली जो हमने क्यूआर कोड दिया है इस पे क्यूआर को स्कैन कर लो, या तो अगर लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोडेड है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली ऐप से कर ही लो। क्या क्या चीजें हैं इसमें, सबसे अच्छी बात है 15 फुल मॉक टेस्ट मिलने वाला है, डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में होगा। हिंदी भी है इसमें, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, मतलब लैंग्वेज इशू है ही नहीं भैया। किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हो कोई दिक्कत नहीं है, सब में काम करेगा। और सबसे अच्छी बात, चूंकि आपका एग्जाम भी ऑफलाइन है, इसीलिए हमने इसमें फ्री ओएमआर सीट लास्ट में आप लोगों को इस तरह से प्रोवाइड किया है। तो डेफिनेटली जाकर के मंगवा लो, नहीं मंगवाए हो तो फटाफट जाओ। और सबसे अच्छी बात ये 2026 के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर बनाई गई है आप लोगों का। तो 26 के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर ये हमने डिजाइन किया है। क्यूआर है, या तो फिर व्हाट्सअप नंबर दिया, इस पे आप मैसेज कर लो और आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा। देखो रांची से हो, अगर आप रांची में अगर रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली आप सेंटर जाकर के इसकी कॉपी ले लो, डायरेक्टली जाकर सेंटर में ले लो, सबसे अच्छी बात है। अगर रांची से नहीं हो, बाहर हो, तो कोई बात नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, घर में आपको डिलीवर्ड हो जाएगा। ठीक है ना। तो मिस्टेक नहीं करना, जिन्होंने नहीं मंगाया मंगा लेना। और भैया कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो आपको भी पता है कि सरस्वती पूजा जो ऑफर थी, हमने इस महीने पूरा का पूरा इसको कंटिन्यू छोड़ दिया। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने डिमांड किया कि सर इस महीना पूरा का पूरा छोड़ दो। ठीक है। तो हमने इसको पूरा का पूरा 31 जनवरी तक आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। जिनको भी चाहिए डेफिनेटली जाकर के इनरोलमेंट ले लेना है। ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलने वाली है इसमें। इसमें आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है भाई, इसमें आपका पेपर 1 भी होगा और पेपर 2 भी होगा, दोनों चीजें होंगी। फुल मॉक टेस्ट वगैरह इसमें सब कुछ मिल जाएगा, सो डोंट वरी। ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं सेशंस बिना किंतु परंतु किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। और क्लासेस के समय आपको याद है ना, क्लासेस का समय याद रखना है, सुबह 7:45 पर मैं कनेक्ट होने वाला हूं पेपर 2 प्लस पेपर 1 दोनों को लेकर के। ठीक है, डेली बेसिस पर आने वाला हूं, सो डोंट वरी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। किसने दिया था 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ठीक है ना। 5 फंक्शन से आना ना, ये स्तंभ है हमारे मैनेजमेंट के, ठीक ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, ये किसी भी मैनेजमेंट या किसी भी बिजनेस के 5 स्तंभ हैं। इनमें से कोई भी एक अगर नहीं रहेगा तो भैया मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है। ना केवल ये बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि हमारे रियल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था? तो ये दिया है फियोल साहब ने। किसने दिया? हेनरी फियोल ने इसको दिया हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? अभी हमने डिस्कस किया आपके बारे में, बताया कौन कौन सा 5 फंक्शन होता है, तो बताइए कौन कौन सा होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग और कम्युनिकेटिंग, 5 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग जहां प्रेजेंट में खड़े हैं और जहां फ्यूचर में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए रोड मैप रेडी करता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, ठीक ना, जो भी आप रिसोर्सेस आपके पास है, उनको प्रॉपरली आप कैसे यूज करें, जिसमें आपका टाइम आ जाता है, जिसमें आपका मनी आ जाता है और जिसमें आपका स्किल आ जाता है। स्किल के लिए आप लेबर वगैरह जो भी आप वर्ड इस्तेमाल कर ले, ये सब आ जाते हैं। तो ये 3 चीजों का सबसे सबसे अच्छा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, वो देखना। कम्युनिकेटिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन मॉनिटरिंग हमारा डायरेक्टिंग का पार्ट होता है, ठीक ना। इसमें डायरेक्टिंग भी लाते हैं और कंट्रोलिंग भी लाते हैं हम लोग।
तो ये दोनों चीजों में कंक्लूड करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्राइमरली डील विथ, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो किससे डील करता है? चलिए जल्दी से बताएंगे। स्ट्रेटेजिक होता क्या है? स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है किसी एक चीज को किया और उस पर कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं हम लोग। मतलब ये एक तरह से रिजिट वाली चीजें हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपको जेट का एग्जाम निकालना है, ठीक है ना? अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, सबसे इंपॉर्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो पहले क्या करना होगा? जेट निकालना होगा, उसके बाद जाकर के आप असिस्टेंट प्रोफेसर का आइदर एग्जाम होगा तो एग्जाम, और आइदर इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू, जो भी चीजें। बट सबसे प्रायोरिटी क्या है? जेट निकालना, देन फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पर काम करना। तो यहां पर आपको समझने की नीड है कि क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर मैं बोलूं कि नहीं, छोड़ो जेट, हटाओ जेट को, डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में तो बैठ जाना, क्या ये पॉसिबल है? आप बोलेंगे नहीं सर, ये कैसे पॉसिबल है भैया, ये तो बेसिक चीज है सर, हमें जेट चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर क्या है कि एक रिजिडिटी है कि हमें ये चीज के बाद ये चीज, मतलब फिक्स एक लाइन क्रिएट हो गया। तो जब भी कोई चीजें लाइन क्रिएट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक। हमने एक स्ट्रेटेजिक चीजें बना ली है कि ये फुलफिल होगा, और ये हमेशा लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाता है। जो चीज आप बीच में बदल सकते हैं, जैसे कि जेट की तैयारी अभी आप कर रहे हैं, फिलहाल मान लो जेट की तैयारी आप कर रहे हैं, कैसे? सर यूट्यूब से कर रहे हैं, बट यूट्यूब पे प्रॉपर क्लासेस नहीं मिल पा रही है, तो आपने क्या किया कि लक्ष्य एकेडमी ऐप पर चले गए, लक्ष्य एकेडमी ऐप पर चले गए और आप यहां से कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो यहां पर आपने क्या किया कि अपना जो प्लान था वो आपने चेंजेस किया। तो ये हो गया एक तरह का क्या बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल प्लानिंग, जो आप बदल सकते हैं अपने समय सुविधा के अनुसार। यानी कि डे टू डे ऑपरेशन उसके अंदर में आ सकता है, मीडियम लेवल मैनेजमेंट टास्क उसके अंदर में आ सकता है, ये सारी चीजें हमें उसमें देखने को मिलने वाली है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ हमारे पास लिस्ट है, इनको मैच आउट कीजिए। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन और सेंट्रलाइजेशन। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब हम स्टडी करते हैं, क्या पढ़ते हैं सर? 14 प्रिंसिपल, ठीक है। इन 14 प्रिंसिपल्स में, जो कि फ्योल साहब ने दिया हुआ है, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, उनमें इन्होंने क्या क्या चीजें दी थी? यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड का मतलब जो ऑर्डर दे रहा है, तो भैया ऑर्डर देने वाला कोई एक बंदा होना चाहिए और उसको सब लोग फॉलो करेंगे, ठीक है ना? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब सब एक ही रास्ते की ओर चलेंगे, ये नहीं कि कोई कहीं और निकल जाए, ठीक है ना? ये नहीं कि भैया इतने तो सारे लोग हैं, सबको जाना इधर है, एक बंदा चल गया इधर। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए, सबको इधर ही चलना है, ये जितने लोग हैं ये सबको इधर ही चलना है, ठीक है? ये हो गया हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। स्केलर चैन क्या हो गया? स्केलर चैन बेसिकली ये बताता है कि आप किस पोजीशन पर है, आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर है, अलग अलग पोजीशन पर लोग बैठे हुए हैं, तो आप किस पोजीशन पर बैठे हुए हैं, दिस इज स्केलर चैन, ठीक ना? सेंट्रलाइजेशन, ये बेसिकली डिसीजन लेने के पावर को दिखलाता है कि डिसीजन कौन ले रहा है। अगर सारा का सारा डिसीजन जो टॉप के मैनेजमेंट है, हमारे पास तीन मैनेजमेंट होती है, एक होती है टॉप, एक होती है मिडिल, एक होता है लोअर। अगर सारा का सारा डिसीजन टॉप ले रहा है, इसका मतलब ये सेंट्रलाइजेशन हुआ। तो मैंने प्रिंसिपल्स बता दिए, अब उसको फटाफट मैच कर लो, थोड़ी जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा। यूनिटी ऑफ कमांड कहां जाएगा? यूनिटी ऑफ कमांड क्या हो गया? वन प्लान वन हेड, यानी कि एक बंदे के द्वारा बताया हुआ और उसी के द्वारा जो ऑर्डर मिलेगा हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना? ये हो गया वन वन प्लान वन हेड के तहत में। चलो जल्दी से आगे बताओ। डायरेक्शन किधर जाएगा? जब सिंगल सुपीरियर हमें एक रास्ता पर लेके जाए, कोई सिंगल सुपीरियर होगा जो हमें सिंगली एक रास्ते पर लेके चल रहा है। चैन ऑफ कमांड क्या हो गया? ये साफ साफ दिखा रहा है लाइन ऑफ ऑथोरिटी की, कि आपके पास ऑथोरिटी, आप किस जगह पर आते हैं। सो मतलब आप इस टॉप में बैठे हैं कि आप यहां बैठे हुए, आप कहां बैठे हुए ये आपको दिखलाता है। सेंट्रलाइजेशन, तो ये बेसिकली दिखलाता है ऑथोरिटी रिगार्डिंग ऑफ द योर डिसीजन पावर, कि आप कितना डिसीजन ले सकते हैं और कितना नहीं ले सकते हैं उसको लेकर के, ठीक ना? तो ये कंसिडराइजेशंस ऑफ ऑथोरिटीज को दिखलाता है कि आपकी ऑथोरिटी पावर कितनी है, राइट? नेक्स्ट, हु रेफर्स टू द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो भैया 14 प्रिंसिपल्स और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो है ही, साथ में साइंटिफिक मैनेजमेंट भी है। कौन दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट, जल्दी से बताएंगे?
बिल्कुल सही, टेलर साहब ने दिया, FW टेलर ने इसको दिया हुआ था, बहुत बढ़िया। फ्रेडरिक टेलर पहले आई थी 14 प्रिंसिपल्स, उसके बाद आया हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट को आज के दौर का मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है, जो कि जो लोअर मैनेजमेंट है, जो कि काम है, जो कि काम को ध्यान में रखते हुए वर्क करता है, जो कि हमारे जो लेबर है यानी कि जो वर्कर है उनके लिए स्पेशली तैयार किया गया है कि वो काम को कितना बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं और अपनी इफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए फटाफट इसको बताएंगे। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स। क्या बोला जा रहा है कि रिलेशनशिप बनाया जा रहा है किनके किनके बीच में, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में। इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल इज एट बाय प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, विच एलिमेंट ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो कि डिस्क्राइब करता है ऊपर के स्टेटमेंट को। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के जो भी लक्ष्य हैं अगर वो मुझे प्राप्त करनी है, तो जो उसमें इंसान है और जो उसमें भौतिक संसाधन है, दो संसाधन है हमारे, एक इंसान और एक भौतिक संसाधन, इन दोनों के बीच में सामंजस्य यानी कि रिश्ते बनाने हैं। ठीक है ना, तो ये जो रिश्ते बनाने का सिद्धांत है, ये जो रिश्ते बनाने का सिद्धांत है हमारा, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है वो बताइए। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है या किसके अंदर में ये सिद्धांत आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन में ये पूछा है, ये सिद्धांत किसके अंतर्गत में आएगा वो बताओ, चलो जल्दी से। यूज ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बिहेवियर, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यूज ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, आपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल करना, और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली टॉप मैनेजमेंट को बोला गया है। अब टॉप मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेस का इस्तेमाल और मटेरियल के बीच, अच्छा, इन दोनों के बीच इंसानी क्षमता और भौतिक संसाधन का इस्तेमाल कौन करेगा, ये करते हैं वर्कर, ये करते हैं वर्कर। ठीक ना, जो कि इंसान और भौतिक संसाधन दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक ना, और वर्कर को संभालता कौन है, तो वर्कर तो हमारे हो गए लोअर मैनेजमेंट पर, और इनको संभालने का काम करता है मिडिल मैनेजमेंट। तो देखिएगा कौन मिडिल मैनेजमेंट है उनके लिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा क्या, नहीं आएगा। काउज एंड इफेक्ट यानी कि चीजों को कर करके देखो और जो अच्छा लगे उस पर काम करो, वैसा तो कुछ बोल ही नहीं रहा तो उसको काट दो। तो बच गया क्या, दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल। लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड बिहेवियर, यानी कि एक इंसान किस तरह से भौतिक संसाधनों का उपयोग करता है और उस उपयोग के दम पर वो ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि आप पढ़ाई कर तो रहे हैं, बट पढ़ाई का कितना उपयोग कर रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं। बहुत बार होता है कि सर 1 घंटा तो वीडियो पर लेक्चर देख लिया, सर समझ में ही नहीं आया। रीजन, सर 2 बार मैसेज किसी का आ गया था ना, वहां बिजी हो गए थे, किसी ने मैसेज कर दिया तो ऊपर से चैट हटा करके सीधे उसका चैट देखना शुरू कर दिए। भाई क्यों, भाई वो जरूरी था ज्यादा। तो प्रायोरिटी आपकी देखनी है, आपको समझना है, तो चीजों उसके आधार पर काम की। राइट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम्फेसाइज, जो कि रैशनल डिसीजन मेकिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ बाइस एंड प्रीजस्टिस एट ऑल कॉस्ट, यानी कि प्रबंधन का वो सिद्धांत जो कि बोलता है तर्क संगत निर्णय लेने के बारे में बताता है, साथ ही साथ में हर कीमत पर पहले के जो पूर्वाग्रह होंगे आपके और जो पहले के बाइसेस यानी कि सोचने की क्षमता होगी उससे बचने पर जोर देता है। यह अवधारणा का ज्ञान डैश में सहायता करता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, चलिए जल्दी से बताइए। सिंपल सी भाषा में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मैं आपको बोलूं कि देखो भैया जेट निकालना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, जेट और नेट बोथ आर सिमिलर, ये बात झूठ नहीं है, सच है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है और दोनों यूजीसी लेवल पर काम करते हैं, दोनों यूजीसी लेवल पर काम करते हैं। ठीक है, अगर ये चीज अगर आपको पता है कि दोनों यूजीसी लेवल पर काम करते हैं और उसके आधार पर मैं बोलूं कि भाई देखो ये निकलना ना बच्चों का खेल है, आराम से निकल जाएगा, तो लिटरली ये डिफिकल्ट होगा और आप उसके हिसाब से मेहनत करेंगे, क्या रे छोड़ो ना यार बंद हो जाएगा, तो थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन मैं बोलूं कि यार निकालना डिफिकल्ट होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, टॉप के 6% बच्चे ही इसमें पास होने वाले हैं, सबके बस की बात तो है भी नहीं भाई, बिना एफर्ट लगाए तो कुछ नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं आप जो डिसीजन लेंगे वो मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए लेंगे। तो जब ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं और आप उसको सुन के समझ करके और उसके आधार पर चीजों को कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पूर्वाग्रह।
ठीक है ना। तो क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम्फसाइज करता है रैशनल डिसीजन मेकिंग को और अवॉइडेंस करता है बाइस को या फिर पहले से कोई सोचे गए हैं उन सब चीजों को। तो किस में आएगा, चलिए जल्दी से बताइए। प्रोवाइड द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर, जो मैनेजर को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है। देखो अगर ध्यान से देखेंगे पहले के अगर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख ही लेंगे आप, तब तो पहले वाली चीज तो आपको मिल ही गई, पुरानी चीजें तो मिल ही गई, पुरानी चीजों पे करेंगे क्या। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को मैं बोल चुका हूँ कि 19 साल के बाद ये एग्जाम हो रहा है। अब ध्यान से समझो, जेट जो है वो 19 साल के बाद हो रहा है। अगर आप में से कोई जेट का PYQ अगर करता है तो मैं बोलूंगा भैया उससे बड़ा बुड़बक कोई नहीं है। मैं खुल के बोलूंगा उससे बड़ा बुड़बक कोई नहीं है। आप खुद सोच के देखो, जेट 19 साल पहले हुआ था, आज हो रहा 19 साल और अभी में क्या सेम कंपटीशन है? अगर आंसर हाँ है तब तो बहुत अच्छी बात है। देखो अगर अगर आपका दिल ही बोलता है कि नहीं है तो क्यों देख रहे हो इसको, फालतू के बेकार में अपना टाइम बर्बाद करो, उससे बढ़िया रील देख के टाइम पास कर लो, है ना। लेकिन इस चीज में मत पड़ो। तो प्रीवियस इंफॉर्मेशन आपके लिए ऐसे भी कोई काम का नहीं है तो इसको काट दीजिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप पुरानी कहीं ना कहीं पहले के जो बाइसेस हैं आप उनमें, यानी कि पहले का जो पूर्वाग्रह आप उसके आधार पर काम करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। हेल्प करता है मीट द इन्वॉल्विंग अ नीड ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस के इन्वायरमेंट को बनाने, कारोबारी माहौल को ध्यान रख के काम करता है। भैया उस पर काम ही नहीं करेगा, उसके लिए फिर चीजों को देखना पड़ेगा, तो ये भी छोड़ दीजिए। ये साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग का काम हुआ, हाँ बिल्कुल। साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग कैसे हुआ, क्योंकि आप चीजों को देख रहे हैं। अब आप जेट क्वालिफाई करना है, क्या क्या चीजें ध्यान देनी होगी। सबसे पहली बात, सर जो लेवल होगा ना वो नेट का लेवल का है। दूसरी, सर यहाँ पर पेपर 1 भी आएगा प्लस पेपर 2 भी आएगा। तीसरा, सर पूरा का पूरा सिलेबस देख लिया है, ठीक है। चौथा, सर 6% में ही टोटल रिजल्ट आने वाला है। ये सब चीजें आपने बनाई, ये सब आपने लिस्ट तैयार किया कि भाई ये सब इशू है। इसका मतलब सर भाई किसी भी हालत पे ना सर 80% का रिजल्ट तो लाना ही पड़ेगा, इससे प्लस स्कोर करना पड़ेगा। तो आपने ये सब चीजें पहले से डिसाइड की और इसके आधार पर मेहनत करें। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक तरीका, कोई हवाबाजी नहीं है। चीजों को कैलकुलेट करके आपने देखा सब चीजों को, राइट। समझ में आ रही है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। Which scientific management principle state that employees should be rewarded for making proposals that result in cost reduction for the company? कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत कहता है कि कर्मचारियों को ऐसे प्रस्ताव देने चाहिए या फिर तब उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए जिनसे कंपनी के लिए लागत में कमी आती है। मतलब हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेन बनाता हूं और इस पेन को बनाने में मेरा जो कॉस्ट आता है वो है 100 रुपया। एक लेबर ने मुझे एडवाइस दिया और उसके एडवाइस को जब मैंने फॉलो किया ना, इसने मुझे कुछ आइडिया दिया कि सर इसको इसको फॉलो करो। इसने मुझे एक आइडिया दिया और उस आइडिया पर मैं काम करने लगा। तो ये जो पेन है वो मेरा अब सिर्फ और सिर्फ 95 रुपए में बन के रेडी हो रहा है। सिर्फ 95 रुपए में बन के रेडी है, 5 रुपए का ये जो है ना कॉस्टिंग घट गई। क्वालिटी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन 5 रुपए की जो लागत है वो मेरी कमी आने लगी। तो मैंने उसको क्या किया, भाई खुश हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उसको क्या दिया, रिवॉर्ड दिया। मैंने उसको एक रिवॉर्ड दिया, अच्छा सा गिफ्ट दिया उसे, राइट। अब ये जो गिफ्ट दिया ये किस में आता है, चलो जल्दी से, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के किस पार्ट में ये आएगा। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड का मतलब होता है कि ये नहीं, इस जो किया मैं नहीं किया, भाई तुम लोग कुछ नहीं हो, हम ही हैं सब कुछ, ठीक है ना। सर्वे सर्वा हम ही हैं, भगवान हम ही हैं, ये वाला उसमें आता है। तो भैया वो नहीं, मतलब हमेशा आई का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, आई के जगह में वी का इस्तेमाल होना चाहिए, ये बोलता है। मतलब कि ये बोलना है कि टीम स्पिरिट की वजह से हुआ, ये नहीं कि भाई मेरी वजह से हुआ। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड ये बोलता है, जो कि ऊपर के स्टेटमेंट में नहीं मैच करता है। साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, मतलब एक नियम हर जगह काम नहीं करती है। जैसे कि 2+2 दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ ये 4 ही बनेगा। दिस इज कॉल्ड साइंस एंड रूल ऑफ थंब, ठीक है ना। अब नॉट द रूल ऑफ थंब का मतलब ये हो गया, ये क्वेश्चन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ने पढ़ करके डायरेक्टली आंसर कर दिया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ करके गलती किया होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको मेरे समझाने के बाद एक बार में समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको एक बार में नहीं दोबारा तिबारा वीडियो को देखना पड़े तब समझ में आएगा। सारे बच्चे अलग अलग होंगे। तो क्या सभी के लिए सिमिलर टाइप की चीजें हुई? नहीं सर, क्वेश्चन वही है, मैं वही हूं, बट उसके बावजूद भी ये 4 बार या फिर 4 अलग लोगों के लिए 4 अलग अलग तरीके हुए। तो सेम प्रॉब्लम समझ में आना, लेकिन सॉल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट हो गया।
तो साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, मतलब एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन नहीं हो सकता, मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकता है, ये बोलता है। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कहने का मतलब ये है केवल मेरी बुद्धि नहीं चलेगी, आप लोगों का आइडिया है वो भी दो। मतलब कुछ अगर आप लोगों के आइडिया है तो वो भी दो, मतलब लोगों के सजेशंस को लेना और उस पर अमल करना, जो कि इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है, क्योंकि हमने इसके आइडिया को लिया और उसके आइडिया के दम पर ये फिर कम हुआ प्राइस, राइट। तो ऑल ऑफ द अबव जो बच्चे चूज कर रहे हैं गलती हो जाएगा, जहां ऑल ऑफ द दिखे मत टिक कर दिया करो भाई, पहले पढ़ा करो समझा करो। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसे मैं बोलता हूँ बार बार, पहले थ्योरी पढ़ना जरूरी है, और थ्योरी के लिए ऑलरेडी हमारी जेट की बैचेस चल रही हैं, नीचे आपको दिख रहा होगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन देयर अ मैनेजर is out of the office, a worker tell how his co-worker leave a business document on the reception desk and personal stuff in the conference room. What impact would these have on a company operations? क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से समझ लीजिए कि मान के चलो एक मैनेजर है, फिलहाल वो अभी अपने ऑफिस में नहीं है, कार्यालय से बाहर है, कार्यालय से क्या है, बाहर है। अब ऐसे में एक कर्मचारी है, वो ये बताता है कि उसके जो सह कर्मचारी हैं वो रिसेप्शन डेस्क पर व्यवसाय के दस्तावेज जो है वो छोड़ दिए हैं, ठीक है ना, और सम्मेलन कक्ष में व्यक्तिगत सामान को छोड़ देता है, ठीक ना, व्यवसायिक दस्तावेज और खुद का, मतलब बिजनेस का डॉक्यूमेंट और खुद का डॉक्यूमेंट दोनों छोड़ दिया है। इससे कंपनी के संचालन पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसने क्या क्या छोड़ा, रिसेप्शन डेस्क पर पर्सनल पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और कुछ बिजनेस डॉक्यूमेंट उसने छोड़ दिया है डेस्क के ऊपर में, उससे क्या असर पड़ने वाला है बिजनेस पे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। देखो, अगर आप बिजनेस की डॉक्यूमेंट्स आप बाहर छोड़ दोगे या अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट छोड़ दोगे, पहली बात तो दोनों मर्ज हो जाएगा, दोनों मिलाना दिक्कत हो जाएगा, तो फर्म वुड बी अनेबल टू एग्जीक्यूट इट्स अ टास्क अ टाइमली मैनर। अगर फॉर एग्जांपल के लिए ये बुक अगर अभी आपके पास में आ जाती है तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। आपकी एग्जाम कब है सर? 29 तारीख को। ध्यान से समझो, मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ इसको। 29 मार्च को एग्जाम है। अगर मान लो आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो ये 20 मार्च को खरीदता है, ठीक है, और कोई बच्चा है जो आज खरीदता है। आज हो गई, मेरी तारीख हो गई 28 तारीख, 28 जनवरी, 28 जनवरी से 28 फरवरी, 28 फरवरी, फिर 28 मार्च, 2 महीने का समय। एक बच्चे के पास 2 महीना है इस बुक के लिए, और एक बच्चे के पास सिर्फ 9 दिन है इस बुक के लिए। अब आप खुद सोच के बताओ कि क्या कौन ज्यादा अच्छा इसको पढ़ेगा। जिसके पास ये 9 दिन के लिए ना, वो 15 सेट को फटाफट मारेगा और ये चेक करेगा कितना स्कोर आया, वो एनालाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस बच्चे के पास ये आज बुक पहुंच जाए या 10 दिन के बाद बुक पहुंच जाए, वो इस बुक को ना केवल इसके टेस्ट अटेम्प्ट करेगा, बल्कि वो देखेगा कि भाई मेरे क्वेश्चंस क्यों गलती हो रहे हैं, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है ना मेरे, तो भाई मेरे इस टेस्ट में कम क्यों आ रहे हैं, ठीक है ना, कौन सा सेट में क्यों आ रहा है, कम आ रहा है, काहे आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन कौन क्वेश्चन है, वो एनालिसिस कर पाएगा। तो सबसे पहली बात तो टाइमली मैनर में काम होगा, और अनेबल टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली ये हो नहीं पाएगा। पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप काम सही से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास ये सही टाइम पर नहीं मिलेगा। जब सही टाइम पर ये आपके पास है नहीं, तो आप सही से यूज नहीं कर पाएंगे। पहली बात समझ में आई पॉइंट एकदम। फिर क्या, द फर्म वुड बी अनेबल टू प्रॉपरली एग्जीक्यूट इट्स टास्क। अगर टाइम पर आपके पास बुक नहीं पहुंचा, तो जेट निकालने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी सर, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारी कमजोरी क्या है, और जब तक आपको आपकी कमजोरी नहीं पता तब तक आप उसको ठीक क्या करोगे, और ठीक नहीं करोगे तो जेट कैसे निकालोगे, और 6% में तो रिजल्ट ही आना है, राइट। सो क्या हो जाएगा, बोथ आर वैलिड। भैया दोनों में दिक्कत है, ना तो टास्क पूरा कर पाएंगे टाइम पर, और ना ही प्रॉपरली मैनर पर कर पाएंगे, दोनों चीजों में दिक्कत आएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है हमारे पास, 1, 2 और 3। चलिए चूज करके बताइए विच वन इज करेक्ट, जल्दी से बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। यूनिटी ऑफ कमांड required that an employee should receive order from only one superior। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि ओनली वन सुपीरियर से आपको क्या मिलना चाहिए, ऑर्डर मिलना चाहिए। क्या बोलता है कि केवल एक सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, कोई दो मत इस पे नहीं है।
बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी किसी तरह का दो मत नहीं है। फिर क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंप्लाइज वन प्लान एंड वन हेड फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव। यानी कि एक दिशा की एकता का मतलब यही हुआ कि एक मकसद वाली गतिविधि पर क्या करना है, एक ही मकसद की वाली गतिविधि पर एक प्लान और एक हेड के साथ में काम करना है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है सर, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है हमारे पास, है ना, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यूनिटी ऑफ कमांड अगेन is a concern with the organizational structure, while unity of direction related to the coordination of the activities। कमांड जो है वो बताता है स्ट्रक्चर को, और वहीं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है वो बताता है एक्टिविटीज को। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या था, सब एक ही रास्ते पर चले, एक ही रास्ते पर चलने का मतलब सब एक ही जैसा काम करे, तो ये तो बिल्कुल सही है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बताता है कि एक सुपीरियर एक आदमी को, मतलब एक टॉप का बंदा, मतलब समझ जाता हूं इसको समझाने के लिए, आसान सा मतलब समझाऊं। ये एक वर्कर है, इसका बॉस ए है, इसका बॉस बी है, इसका बॉस सी है। अब एक ही समय पर तीनों ने इसको कुछ काम करने को कहा। अब ये तो भैया एक इंसान है, किसका काम करेगा, किसका काम करे, ये ना तो ए का कर पाएगा, ना तो बी का कर पाएगा, ना तो सी का कर पाएगा, किसी का काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भैया यहां पर ना सिर्फ ए ने इसको ऑर्डर दिया, तो अब इसके पास क्या है कि भैया ए का काम करो, छुट्टी करो। तो अगर मैंने ऐसा सिस्टम ही बना करके रखा है, सिस्टम बना के रखा है मतलब स्ट्रक्चर बना करके रखा, खत्म कहानी काम। तो ये भी बिल्कुल सही है हमारा, तो ये भी बिल्कुल सही है हमारा, राइट। चलो आगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अगेन। तीन स्टेटमेंट है हमारे पास, एक दो और तीन। चलिए क्या है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी अ को एक्सटेंसिव, यानी कि अधिकार और जिम्मेदारी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी यानी कि जवाबदेही, ठीक है। किसी काम के पूरे होने और ना होने पर, होने पर भी आपकी जिम्मेदारी, नहीं होने पर भी आपकी जिम्मेदारी, ये दोनों जिम्मेदारी अगर आपके ऊपर है तो उस काम से जुड़े हुए जो पावर होंगे वो भी तो आपके पास होने चाहिए ना। मतलब ये, अगर मैं बोल दूं कि आपको ये, मान लो सपोज फॉर एग्जांपल के लिए आप पेन बनाते हो, मान लो मेरी पेन की फैक्ट्री, आप मेरे पेन के मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट के हेड हो, मैंने आपको बोला कि देखो इस महीने ना मुझे 5,000 पेन चाहिए। आप बोले ठीक है हो जाएगा। तो अगर मैं 5,000 पेन का बनाने का आपको ऑर्डर देता हूं, तो रॉ मटेरियल खरीदने का पावर भी तो होना चाहिए। अब रॉ मटेरियल खरीदने का पावर किसी दूसरे के पास है, आप जाके उसको बोलोगे कि भैया मेरा रॉ मटेरियल मंगा दो, वो रॉ मटेरियल मंगा ही नहीं रहा है। अगर वो रॉ मटेरियल नहीं मंगाएगा तो आप पेन कैसे मंगाओगे, बनाओगे, बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे, सिंपल सा लॉजिक। लेकिन अगर ये पेन बनाने का पावर आपके पास है और रॉ मटेरियल खरीदने का भी पावर आपके पास हो, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वही है कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर ऑथोरिटी भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कोई दो मत नहीं है। दोनों अधिकार और जिम्मेदारी साथ साथ होनी चाहिए और सिमिलर लेवल पर होने चाहिए हमारे पास में। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेट बट ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है दूसरों को देना, ठीक ना, मतलब सौंपना, किसी को सौंप सकते हैं। तो बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डाल दोगे, हम लोग वैसे ही करते हैं। पता है सबसे ज्यादा हम लोग यही गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं। अगर नौकरी, अगर फॉर एग्जांपल के लिए जेट आपकी नहीं निकलेगी ना, तो आपको पता है गाली किसको दोगे? दो लोगों को। पहली, यार टीचर ने पढ़ाया सही, और दूसरा, यार झारखंड में ना सब बिका हुआ है, साला पहले से सीट बिक गया हुआ है, साला पहले से जेट का रिजल्ट बिका हुआ है। अब दो लोगों को गाली दोगे, एकदम खुल के बता रहा हूं मैं आपको। अगर जेट नहीं निकला ना आपका, तो आप यही बोलोगे, यार सर ने, विकास सर ने ना बहुत घटिया पढ़ाया, जो पढ़ाया वो आया ही नहीं, समझ में नहीं है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे, नहीं पढ़ा रहे थे, ये वो दिस दैट। सर भी पढ़ा रहे थे, विकास सर के साथ अलावा पूजा मैम भी पढ़ा रही थी, मधु मैम भी पढ़ा रही थी, सब बेकार पढ़ा रहे थे, सब बेकार बेकार है। आप गाली दोगे। दूसरा गाली क्या दोगे पता है? झारखंड में साला सब करप्टेड है, पहले ही से सेट बिक गया। ये कभी नहीं बोलोगे कि हो सकता है यार हमने कुछ पढ़ाई में मिस्टेक की होगी, कुछ तो गलती रही होगी हमारी, ये कभी नहीं आप सोचोगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप दूसरों को डाल देते हो, लेकिन ऑथोरिटी को पूरा डेलीगेट नहीं कर सकते। नहीं, दोनों डेलीगेट कर सकते हैं, तो ये काट दीजिए, गलती है। दोनों हम दूसरों पर डाल सकते हैं और दोनों दूसरों को दे सकते हैं। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं तो पावर भी देना होगा उसको, राइट।
तो जिस तरह से अगर आपने खुद के ऊपर जिम्मेदारी ली है तो आपको उसकी ऑथोरिटीज भी आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा ये बात। मैनेजर रिमेन अकाउंटेबल इवन आफ्टर डेलीगेट ऑथोरिटी। जो मैनेजर होता है वो अकाउंटेबल अभी भी होगा, डेलीगेट कर दे अगर किसी को ऑथोरिटी मतलब पावर, अगर यानी कि अधिकार सौंपने के बाद भी मैनेजर जो है वो जवाबदेह ही रहता है। बिल्कुल सही बात है। देखो तीन चीजें होती हैं, ध्यान से समझो। तो इसका आंसर तो समझ में आ गया, एक और तीन बिल्कुल सही है हमारे पास। देखो तीन चीजें होती हैं, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ये तीन चीजें नाम देखने में एक ही जैसा लगता है, ठीक है ना। ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर, डिसीजन लेने का पावर, किसी भी चीज को में अपनी डिसीजन देना, ठीक है ना, अपने राय का इस्तेमाल करना, अपने अधिकार का इस्तेमाल करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, वो काम होगा तो भी हम आपकी वाहवाही करेंगे, नहीं काम होगा तो आप ही को गाली देंगे। मतलब भाई होना और ना होना दोनों आपके ऊपर में जिम्मेदारी बनती है। फिर आती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेह। जवाबदेह का मतलब हुआ तो अच्छे मैनर पे होना चाहिए, तो क्यों, कैसे, कब, कहां पर हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें दोनों आपके ऊपर में आएगी, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, लेकिन डिफरेंट क्या है कि इसमें हम जिम्मेदारी देते हैं और इसमें जवाबदेही है। मुझे रिप्लाई चाहिए, क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन आपका जेट में, ठीक है, मुझे चाहिए था जवाब, ये जवाब भाई क्यों नहीं हुआ, आपने ये कर लिया, क्यों, कैसे कर लिया, मुझे उसका भी रिप्लाई चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, नहीं हुआ या फिर हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अगेंस्ट में कुछ पावर है आपके पास, ऑथोरिटी, डिसीजन लेने का ऑथोरिटी, ठीक है। तो तीनों अलग अलग चीजें होती हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ये सब वर्डिंग्स। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगेन तीन स्टेटमेंट फिर से हमारे पास में है। चलिए जल्दी से बताएंगे। फियोल डिड नॉट फेवर एब्सोल्यूट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। जो फियोल साहब थे वो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन करने के पक्ष में नहीं थे, वो असल में मॉडर्न सेंट्रलाइजेशन पर फोकस करते थे। सेंट्रलाइजेशन मतलब सारा का सारा डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेगा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सारे जो डिसीजन लेने की पावर है वो सब में बांट दो। नहीं, यहीं पर फियोल साहब ने एक वर्ड दिया था, उन्होंने कहा था मॉडर्न सेंट्रलाइजेशन। मॉडर्न सेंट्रलाइजेशन मतलब जहां पर मेन इंपॉर्टेंट टर्म है वहां पर टॉप वाला डिसीजन ले ले, जहां पर थोड़ा सा चीजें कमजोर हो वहां पर मिडिल वाला ले ले, और जहां डे टू डे वाला हिसाब किताब हो वहां पर लोअर वाला ले ले। मतलब उन्होंने डिसीजन लेने को, डिसीजन को कैटेगरी कर दिया और उस कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने पावर डिसाइड किया। तो बिल्कुल सही बात है, ये इसी के पक्ष में थे। स्केलर चेन रेफर्स टू द फॉर्मल लाइन ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या कहा मैंने स्केलर लाइन के बारे में, ये है कि यहाँ पर टॉप में कौन है, फिर यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, पता है। मतलब टॉप कौन है, बॉटम कौन, अगर इससे ऊपर में कौन है पता है इसको, इसके नीचे कौन है उसको ये भी पता है, पता है ना। तो स्केलर चैन तो यही बता रहा है ना कि मेरे ऊपर कौन है, मेरे नीचे कौन है भाई। गैंग प्लैंक जो है वो वॉयलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन। अब गैंग प्लैंक क्या होता है, गैंग प्लैंक होता है सेम लेवल के बंदे अगर आपस में गप कर रहे हैं, ये जो है वो इसके साथ में कुछ बातें करता है, तो वो कहलाता है गैंग प्लैंक। क्या कहलाता है सर, ये जो लाइन है वो कहलाता है गैंग प्लैंक। अब गैंग प्लैंक जो है वो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन को वॉयलेट करता है, उसकी मनाही करता है, नहीं ये इसी का पार्ट है, ये वॉयलेट नहीं करता है, पार्ट है, याद रखिएगा। तो ये तो गलत हो गया, तो एक और दो सही है, एक और दो सही है हमारा, हाँ। नेक्स्ट, अगेन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए जल्दी से बताएंगे इसको। डिसिप्लिन डिपेंड अपॉन अ गुड लीडरशिप, फेयर एग्रीमेंट एंड जस्टिस, हाँ जस्टिस पेनाल्टीज। अनुशासन की बात करूं तो ये अच्छा नेतृत्व को दिखाता है, निष्पक्ष समझौते को दिखाता है, समझदारी और सजा को भी दिखलाता है। क्या ये सही बात है, डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन में ये सब कुछ आता है। आप पूरे, आप लोग स्कूल गए हैं, स्कूल में जब आप 365 दिन ही पूरा का पूरा एक दिन भी एब्सेंट नहीं करो तो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर आपको मिलता है ना, अवार्ड मिलता है, मिलता है कि नहीं है भाई, मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं एब्सेंट हमेशा करता हूँ, ठीक है। दूसरा, स्कूल जब आप जाते थे और कभी डिले पहुंचो तो क्या होता था,
भाई घर बाहर जाना पड़ता है, 8 बजे स्कूल पहुंच जाना, 8 बजे के बाद पहुंचोगे तो क्या मिलेगा, स्कूल का गेट बंद। घर वापस आए हो, मैं आया हूँ, तो वो पेनाल्टी हो गई। तो स्कूल वाले तो निकाल दिए अलग, घर घर वाले कुटाई अलग करते थे भाई, मस्त वाली कुटाई होती थी। ठीक है ना, वो हो गया। स्कोर कम लेके आओ, कुछ गलती करो तो मार पिटाई होती थी स्कूल्स में अलग। तो वो डिसिप्लिन में वो सब कुछ आता है, डिसिप्लिन में वो सब कुछ आता है। सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ अ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मींस अ पर्सनल गोल्स मस्ट बी अ कंप्लीटली इग्नोर्ड। क्या है यहाँ पर, सबऑर्डिनेशन ऑफ अ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पर्सनल गोल है उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बोल रहा है कि अगर कन्फ्लिक्ट कर जाए, ठीक है ना, कन्फ्लिक्ट ये हो जाए कि कुछ मेरा पर्सनल इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि ये सबसे ज्यादा काम आता है अभी एग्जाम में, ठीक है ना, जो अथॉरिटी है, जो मान लो इसको एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं, उनको सैलरी तो अपनी मिलनी है भाई, अच्छे से मिलनी है, लेकिन उनके पास एक ऑफर आया कि भाई मुझे पास करवा दो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। अगर वो ये काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो करप्शन कर रहे हैं और खुद के पैसे के बारे में सोच रहे हैं। तो यहां पर फ्योल साहब ने कहा कि देखो भाई, ये वाला काम बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, आपको सैलरी तो ऐसे भी मिल रही है, पर्सनल गोल तो आपके पूरे हो रहे हैं, लेकिन आपको ऑर्गेनाइजेशन से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने इस चीज को मना किया, पर्सनल गोल को कंप्लीटली इग्नोर मत कीजिए, लेकिन करप्शन मत कीजिए, गलत मत कीजिए। ठीक है ना। डिसिप्लिन जो है वो एसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत है। बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा कि क्लासेस आपकी सुबह मॉर्निंग 7:45 पर होती है, ये इसी टाइम पर होती है डेली बेसिस पर। ठीक है ना, अगर इसी टाइम पर होती है तो आपको प्रॉपर पता चल गया, अब आप भी उसी टाइम पर प्रॉपरली कनेक्ट होते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह का डिसिप्लिनरी को दिखा जाता है, और उससे कहीं ना कहीं मेरे लिए भी आसान होता है पढ़ाना और आपके लिए भी आसान है पढ़ना, दोनों के लिए, हम दोनों के लिए आसान हो जाता है ये चीजें, है ना। नेक्स्ट, अगेन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चलिए जल्दी से बताएंगे। इनिशिएटिव इंकरेज करता है एम्प्लॉइज को टू कन्विंस एंड एग्जीक्यूट प्लान। ठीक है ना, ये जो कर्मचारी की जो पहल है वो योजना बनाने और उसको लागू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इनिशिएटिव का मतलब क्या हुआ, इनिशिएटिव का मतलब ये हुआ जो हमारे जूनियर हैं, यानी कि जो हमारे लेबर वर्कर हैं, हम उनको भी प्रोत्साहित करते हैं कि भाई तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडिया है, मैंने बताया कि ये काम ऐसे 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 होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर इस काम को अगर ऐसे किया जाए तो ज्यादा आसान होगा, तो अपनी आइडिया शेयर कीजिए। दिस इज कॉल्ड इनिशिएटिव। इनकरेज करना, उनको प्रोत्साहित करना ताकि वो अपने राय, अपनी चीजों को हमारे सामने प्रकट कर सके। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, हमारा स्टेटमेंट है, फ्योल साहब ने कहा है इसको। स्पिरिट डी कॉप एम्फेसाइज द हार्मोनी एंड टीम स्पिरिट। स्पिरिट डी कॉप क्या होता है, स्पिरिट डी कॉप कहता है कि किसी भी चीज में अकेले में, जैसे कि आपको क्या लगता है ये जो क्लासेस मैं आपके सामने ले रहा हूँ, मैं आपके साथ में जो पढ़ा रहा हूँ, क्या ये मेरे बस की बात है, सिर्फ मेरे बस की बात है, ये जो बुक्स आप देख रहे हैं क्या ये सिर्फ हमारे बस की बात है, नहीं भाई। लक्ष्य एकेडमी, आपको भी पता है कि सिर्फ मैं वर्क नहीं करता हूँ, मेरे पीछे मेरी पूरी टीम काम करती है, एक एक दो लोगों की टीम नहीं है। ठीक है ना, लगभग 15-16 लोगों की टीम है जो आपके लिए वर्क करती है इसमें। ठीक है, छोटी सी टीम नहीं है भाई, काफी अच्छी बड़ी। और इसमें भी जितने भी आपको टीचर्स मिलते हैं ना, सारे के सारे जेआरएफ होल्डर टीचर हैं, जितने भी कॉमर्स वाले हैं सारे के सारे जेआरएफ होल्डर हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं है, नॉट अ सिंगल वन। चाहे मैं हूं या फिर मधु मैम हो या पूजा मैम हो, जितने भी है ना सारे के सारे जेआरएफ होल्डर हैं आपके लिए, नॉट अ सिंगल वन, कोई भी ऐसा नहीं है। इसके अलावा पूरी की पूरी टीम जो भी है सब उसी पर लगी हुई है। ठीक है, और सबको लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है भाई, सब जगह काम होता। तो ये सिर्फ मेरे बस की नहीं है, टीम डी को, यानी कि पूरे, अगर मैं बोलूं कि हाँ अगर आपका सिलेक्शन हो गया, ये पूरी बुक में पूरी मेहनत मेहनत है, भाई मेरी नहीं है, मैं नहीं बोलता हूँ, कभी ध्यान रखना, ये हमारी टीम की मेहनत है और टीम के दम पर ही हम लोग कर पाते हैं ये चीजें, सिंगल के तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है ना, फ्यूल जो है वो ऑप्स करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन एज अ वीक ऑथोरिटी, यानी कि फ्यूल ने मौखिक संचार का विरोध किया है क्योंकि यह अधिकारों को कमजोर करता है। भाई काहे के लिए, ऐसा तो कुछ नहीं है, मौखिक कम्युनिकेशन ही वर्ल्ड का बेस्ट कम्युनिकेशन होता है। इशारे में पढ़ा दूं मैं, आपको समझ में आएगा क्या ये, नहीं ना, बोल रहा हूं तो आप भी सुन रहे हो, राइट। तो वर्बल कम्युनिकेशन है ये, गॉट इट। तो 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, द डिग्री टू विच पावर इज concentrated or disappeared depend on the context and circumstances।
ऑफ ईच बिजनेस। क्या है क्वेश्चन में कि पावर कितनी केंद्रित हो या फिर कितनी फैली हुई हो, कितनी एक जगह हो, कॉन्सेंट्रेटेड किया हुआ हो, या फिर फैली हो, या फिर डिसअपेयर्ड हो, यह बिजनेस के संदर्भ में और बिजनेस की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। देखो एक सिंपल सी चीज है, आपको पढ़ाना है क्या, वो तो भाई सिलेबस ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया, लेकिन कौन कौन सी टॉपिक कितनी जोर होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये डिसाइड मैं करता हूं। आपको किस लेवल पर पढ़ाना है ये डिसाइड मैं करता हूँ। बाकी जितने भी टीचर्स हैं हमारे, आपको कोई भी पढ़ा रहा हो, याद रखना वो चीजें हम लोग देख के करते हैं कि हाँ आप ये टॉपिक आप पढ़ाएंगे, ये टॉपिक आप पढ़ाएंगे, ये वो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन लेवल क्या होगा वो मैं डिसाइड करता हूँ और उसी के आधार पर काम होता है। तो यहां पर हमें पता होता है कि किस एग्जाम पर कितना फोकस है। आप कोई बेसिक एग्जाम है, मान लो कोई क्लर्क का एग्जाम है, तो भाई उस पर भी उतना टेंशन कम रहता है, क्योंकि भाई सारे टीचर्स उस पर एक्सपर्ट हैं खुद के लेवल पे। लेकिन नेट जेट लेवल पर हो तो पूरा का पूरा फोकस चेंज हो जाता है हमारा। ठीक है। द प्रिंसिपल प्रोवाइड द मैनेजर कंसिडरेबल लीवे टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। यानी कि ये सिद्धांत मैनेजर को यह बताती है कि परिस्थितियों के हिसाब से ढलने के लिए काफी छूट दी जानी चाहिए। यानी कि अगर हमें जरूरत है, मान लो अभी स्ट्रिक्ट का टाइम है तो स्ट्रिक्ट हो जाइए, जब ढील का टाइम है तो ढीला दे दीजिए। पतंग उड़ाया सबने, पतंग उड़ाया सबने। पतंग उड़ाने में अगर आप सिर्फ लटाई को पकड़े रहोगे तो आपकी पतंग ना गिर जाएगी। कभी जरूरत पड़ता है तो हमें ढील देते हैं, कभी पकड़ता है तो उसको लपेटते हैं, कभी टाइट करते हैं, कभी होल्ड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो सेम वही चीज बिजनेस में है। तो क्वेश्चन इज ये किस प्रिंसिपल पर लागू होता है, कब लागू होता है ये, चलिए जल्दी से बताएंगे। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी और दिस इज कॉल्ड कंटीजेंट। जल्दी से बताएंगे किस पर आएगा। हाँ बिल्कुल, सी और डी में सबसे ज्यादा आंसर्स कंफ्यूजन में है। ये बेसिकली कहलाएगा कंटीजेंट हमारा। क्या कहलाएगा सर? कंटीजेंट। क्योंकि कब कौन सी सिचुएशन होगी ये हमें भी नहीं पता है, कब कौन सी सिचुएशन होगी ये हमें भी नहीं पता है, एज पर द सिचुएशन हम काम करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट। चलिए जल्दी से बताएंगे। ऑल थ्रू मैनेजमेंट प्रिंसिपल में नॉट गिव अ रेडीमेड सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। यानी कि एक मैनेजमेंट जो है वो हर एक प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं बना सकता। ये बात तो हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ लिया कि हर चीज का एक सिंपल सा सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। अ मैनेजर में स्ट्रेस the the primary of the organization aim to deal with the scenario to conflict between the two departments। यानी कि जो मैनेजर है वो जोर दे सकता है, जो मैनेजर है वो जोर दे सकता है ऑर्गेनाइजेशन के एम पर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन काम है, जो फोकस है, वहां पर जोर दे सकता है अगर दो डिपार्टमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इस तरह की चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग? जनरल गाइडलाइंस, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, फ्लेक्सिबल या कंटीजेंट, क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे हम? ये भी हमेशा नहीं होता, ये भी कभी कभी क्रिएट होता है। दिस इज कॉल्ड अगेन कंटीजेंट। क्योंकि ये चीजें कभी भी क्रिएट हो सकती है और उसके लिए फिर कंटीजेंट, क्योंकि हमें भी नहीं पता है ना ऐसी चीजें कब कब पैदा हो जाए। राइट। नेक्स्ट चलिए जल्दी से मैच आउट कीजिए। इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव और स्प्रेड डिकॉप। इक्विटी मतलब सबको एक समान देखना। इक्विटी का मतलब सबको एक समान देखना। ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब किसी को भी हमने जॉब पर रखा है वो लंबे समय तक जॉब पर रहेगा। जैसे कि आप गवर्नमेंट नौकरी में क्या होता है कि एक बार नौकरी ले ली तो फिक्स हो जाता है, तो वो लंबे समय का है। इनिशिएटिव लोगों को पहल करना कि आइए अपनी एडवाइस को दीजिए, शामिल होइए। स्पिरिट डी कॉप यानी कि मैंने कुछ नहीं किया भाई, हमारी टीम स्पिरिट का कमाल है, ये चीजें देना। तो जैसे मैंने कहा टीम स्पिरिट, तो डी का टू तो मिला दो डायरेक्टली। इनिशिएटिव देना मतलब लोगों को अपने आइडिया को शेयर करने का पूरा खुला मौका देना चाहिए उनको। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है वो कम से कम हो। और इक्विटी का मतलब फेयरनेस और जुडिशियरी देखने को मिलना चाहिए हमें।
सी नंबर, सी होगा या नहीं? अ, अच्छा, सी और ए तो एक ही है भाई, ए और सी एक ही हो गया ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ए और सी कोई भी चूज कर लो, बहुत हाथ से मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और सबऑर्डिनेट ऑफ इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी जस्ट बताया इसके बारे में, तो जरूरत नहीं है फिर से बताने का। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा, चलो जल्दी से बताओ। ऑथोरिटी मतलब पावर, ऑथोरिटी का मतलब क्या मैंने बताया था? पावर। तो राइट टू गिव अ ऑर्डर, ऑर्डर देने का पावर, ठीक ना। तो ए का 3 इसको काट दीजिए खड़े खड़े। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी, जिम्मेदारी मतलब ऑब्लिगेशन, बी का 4 इसको काट दीजिए। अब दो बच गए हमारे पास, है ना। उसके बाद क्या है? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब, डिसिप्लिन मतलब, डिसिप्लिन का मतलब ऑबिडेंस, या फिर किसी चीजों को लेकर के प्रॉपरली फॉलो अप रहना। अच्छा, तो सी नंबर होगा आंसर, इसको भी काट दीजिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी देना, ना कि खुद को, खुद के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इफेक्टिव इफ it enable individual to contribute to the objective of the enterprises, यानी कि वह संगठन संरचना, वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तभी प्रभावी हो सकती है, तभी काम की हो सकती है जब वह व्यक्तियों को क्या करे, उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाए। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो कि उसके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसको वो इस लेवल तक ले जाए, वो या फिर ऐसा बनाए जिससे ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल है वो पूरा हो सके, उसको क्या बोलेंगे? यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शर्मा जी हैं जो कि एचआर मैनेजर हैं ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड के। शर्मा जी हैं, वो एचआर मैनेजर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड है। रिसीव करते हैं कंप्लेंट फ्रॉम एन एम्प्लॉय, वो एक एम्प्लॉय से कंप्लेंट रिसीव करते हैं अगेंस्ट हीज मैनेजर हरासमेंट। एक हरासमेंट मतलब आप बोल सकते हैं कि उत्पीड़न के खिलाफ उनके पास एक शिकायत आता है। मतलब मिस्टर शर्मा जी के पास में एक उत्पीड़न को लेकर के शिकायत आता है। शर्मा जी ने इमिडिएटली इनिशिएटेड किया और इन्वेस्टिगेशंस के लिए एक अप्रोप्रिएट एक्शन लिया और उसको रिजॉल्व करने पर काम शुरू कर दिया। ये प्रिंसिपल क्या दिखलाता है? ये प्रिंसिपल क्या दिखलाता है? ये प्रिंसिपल बेसिकली डिसिप्लिन को दिखलाता है। डिसिप्लिन क्यों? क्योंकि ये दिखा रहा है कि हाँ शर्मा जी कितने एक्टिव हैं और कभी भी कोई प्रॉब्लम आने पर कैसे काम करना चाहिए उसको लेकर के, राइट। तो ये तो हुए हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त। कितने स्कोर किए फटाफट कमेंट कीजिए कि हाँ सर 20 में से कितने स्कोर है। और जिन्होंने बुक नहीं मंगाया बुक मंगा लेना, और साथ ही साथ में जिन्होंने अभी तक अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं की है जेट वाली, जाओ जाके स्टार्ट कर लो, कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ टॉप के 6% बच्चों का ही सिलेक्शन होना है। और आपको भी पता है कि 1,80,000 लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया है भाई, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत हैं और सिर्फ 10,000 बच्चों का ही सिलेक्शन होना है इस पे। तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। सो डोंट बी डिले, नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट जाओ जाके ज्वाइन कर लो। और ये ऑफर 31 जनवरी तक आपके लिए कर दिया गया है, ठीक है। तो नहीं इनरोल किया तो फटाफट जाकर के इनरोलमेंट कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।